कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। मेरी इमरान खान से आखिरी मुलाकात 2014 में हुई थी। मैं इनके साथ पन्नू गया था। रेहाम खान भी हमारे साथ थी। ये उस वक्त तक सिर्फ एंकर थीं। मिसेस खान नहीं बनी थी। इमरान खान 2013 में अगले वजीर आजम की हैसियत से लॉन्च हो चुके थे। प्रोफाइलिंग के अमल से गुजर रहे थे और मेरा ये 30 साल का तजुर्बा है। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के दोस्त मुख्तलिफ होते हैं। आप जब ऑपोजिशन में होते हैं और सड़कें आपका मुकद्दर होती हैं तो आपको बागी, न्यूट्रल, सेल्फलेस, बेखौफ मगर जज्बाती और बेवकूफ़ लोग दरकार होते हैं। लेकिन आप जो ही इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो दीगर तरजीहात के साथ साथ आपके दोस्त भी बदल जाते हैं। आपको फिर वाह वाह, सुभान अल्लाह और क्या बात है जनाब जैसे लोग चाहिए होते हैं और ये दूसरी किस्म के लोग कमाल कारीगर होते हैं। ये इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में पहुंचकर सबसे पहले वज़ीर आज़म और वज़रा के गिर्द खंदक खोदते हैं और बेवकूफ़ जज्बाती लोगों को खंदक की दूसरी तरफ धकेल देते हैं। और बेवकूफ़ जज्बाती दूसरी तरफ खड़े होकर थोड़ी देर हैरत से महल को देखते हैं, कहकहा लगाते हैं और फिर अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं, जबकि कारीगर लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह बच्चे देते रहते हैं। और यूं चंद दिनों में पूरे सदारती महल पर कारीगर का कब्जा होता है और ये लोग उस वक्त तक वज़ीर आज़म, सदर या आर्मी चीफ के कान, नाक, आंखें और महसूस और चखने की हिस्स बने रहते हैं जब तक इक़्तिदार का मेला पूरी तरह लुट नहीं जाता। 2014 में भी यही हुआ। कारीगरों ने खान का मुहासरा किया और बेवकूफ़ जज्बाती लोगों को खंदक की दूसरी तरफ धकेल दिया। बहरहाल माजी लाश होती है और हम जब तक इसे दफन नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इस लाश को 4 जुलाई को इमरान खान ने भी दफन कर दिया और मैंने भी। फवाद चौधरी ने मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात तय की। मैं 8 साल बाद बनी गाला गया और मुझे 1 घंटा इमरान खान के साथ गुजारने का मौका मिला। इमरान खान हस्बे मामूल जज्बाती और हाई स्पिरिट में थे। वो इसी तरह फुल एनर्जी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे महसूस हुआ इक़्तिदार के पौने 4 बरसों ने खान को मैच्योर भी कर दिया है। अब इन्हें अपने अल्फाज और गुफ्तगू के वजन और असरात का इल्म हो चुका है। फवाद चौधरी ने यह फिक्रा दाग कर गुफ्तगू का मैच शुरू करा दिया। मुझे चौधरी साहब ने पिछले हफ्ते कहा था, इक़्तिदार से निकलने के बाद पहला हफ्ता मुश्किल होता है और आप लोगों ने वो मुश्किल वक्त गुजार लिया है। मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया, जेल के पहले 24 घंटे और इक़्तिदार से बेदखली के पहले 7 दिन मुश्किल होते हैं। इमरान खान हंसे और कहा, जेल के 24 घंटे नहीं, पूरा हफ्ता मुश्किल होता है। मेरा 7वां दिन ज़्यादा मुश्किल था। खान साहब ने इसके बाद अपने इक़्तिदार के पौने 4 सालों के राज खोलना शुरू कर दिए। उन्होंने तस्लीम किया कि हमारे पहले 2 साल मुश्किल थे, हमसे मईशत नहीं संभल रही थी, लेकिन हमने बहरहाल जैसे तैसे मामलात कंट्रोल कर लिए, हम मुल्क को ट्रैक पर ले आए। इन्होंने तस्लीम किया हम एहतसाब करना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे। चेयरमैन नैब किसी और जगह से हिदायत लेता था। मैं जब भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और कराची के करप्शन केसेस की बात करता था तो मुझे जवाब दिया जाता था कि आप पंजाब से उस्मान बुज़दार को हटा दें। मैं इन्हें कहता था, पंजाब और बुज़दार इशू नहीं, कराची इशू है। यह मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने इसे साफ करना है। इमरान खान ने दावा किया, हमने तामीराती इंडस्ट्री को एमनेस्टी दी तो मुल्क में कंस्ट्रक्शन का बूम आ गया। सीमेंट, सरिया और ईंटें तक महंगी हो गई। मुल्क में मजदूर और मिस्त्री नहीं मिलते थे, लेकिन कराची में किसी किस्म की तामीराती सरगर्मी नहीं थी। मैंने मीटिंग बुलाई। इसमें सिंध का चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद था, केडीए का चेयरमैन भी और आबाद यानी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का सरबराह भी। मैंने कराची में कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह पूछी तो आबाद के चेयरमैन ने कराची के अफसर की तरफ इशारा करके कहा, हम जब तक इस शख्स को 3 करोड़ रुपए ना दे दें ये फाइल ही मूव नहीं करता। मैंने चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला और दूसरे आला ओहदेदारों से पूछा, किसी के पास जवाब नहीं था। मैंने इशू न्यूट्रल्स के सामने भी उठाया, लेकिन मुझे जवाब मिला, आप बस बुज़दार को हटा दें। मैंने इमरान खान से पूछा, आपसे जब सब लोग मुतालबा कर रहे थे तो आपने उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं हटाया? इमरान खान का जवाब था, पंजाब में 3 ग्रुप्स थे, मैं तीनों में से किसको वज़ीर आला बनाता? मैं जिसको भी वज़ीर आला बनाना चाहता था दूसरा ग्रुप कहता था, आप इसे ना बनाएं, आप बेशक उस्मान बुज़दार को रहने दें। मैं जानता था जिस दिन मैंने उस्मान बुज़दार को हटाया उस दिन पंजाब में वही सूरत हाल होगी जो इस वक्त है। मैंने इनसे पूछा, आप एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन सियासतदान थे, आपके इनसे इख्तलाफात कैसे हो गए? ये हंसकर बोले, मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन आप 2000 की बात सुन लें। लबनान के साद हरीरी पाकिस्तान आए। शौकत अजीज़ ने मुझे और साद हरीरी को मैरियट में खाना दिया। शुजात अजीम भी वहाँ मौजूद थे। शौकत अजीज़ ने खाने के दौरान कहा, अल्लाह ताला से दुआ करें अफगानिस्तान की जंग तवील हो जाए। मैंने पूछा, क्यों? इनका जवाब था, हमें इससे डॉलर मिलेंगे। इमरान खान रुक कर बोले, यह हमारी कौमी पॉलिसी है, हम डॉलर्स के लिए इस लेवल तक चले जाते हैं और मैं इस पॉलिसी के खिलाफ हूँ। मैं अब आपके इस सवाल की तरफ आता हूँ। मेरा पहला इख्तलाफ अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के दौरान हुआ। मुझे अशरफ गनी ने ताशकंद में कहा, तालिबान पाकिस्तान से धड़ाधड़ आ रहे हैं, हमारी फ़ौज के पास जदीद असलहा है, लिहाजा अफगानिस्तान में तसादुम होगा और हज़ारों लोग मर जाएंगे, आप तालिबान को रोकें। इमरान खान का कहना था, अमरीका को भी अफगानिस्तान में तालिबान की आमद पर तशवीश थी।
हमारे इदारों का ख्याल था अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में कम से कम 1 साल लड़ाई होगी। अल्लाह का करम हुआ, अफगान फोर्सेज ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और तालिबान अमन के साथ इक्तदार में आ गए, वरना वहां जंग छिड़ जाती और पाकिस्तान पर इक्तसादी पाबंदियां लग जाती। जनरल फैज हमीद के बारे में गलत इतलात दूसरा इशू बनी। मेरे दिमाग के किसी भी कोने में यह बात मौजूद नहीं थी मैं जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाऊंगा, लेकिन हमारे दोस्तों और गैरों ने दोनों ने इसे पहले अफवाह बनाया और फिर खबर, और इस खबर ने गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दी। इमरान खान का कहना था नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को भी खौफ था मैं जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना दूंगा, और ये खौफ बिला वजह था। और तीसरी चीज, न्यूट्रल्स शहबाज शरीफ को सुपर जीनियस समझते थे। इनका ख्याल था कि ये आकर दूध की नहरें बहा देंगे, जबकि मैं इन्हें समझाता रह गया मुल्क बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आया है, आप अगर इन चोरों को बिठा देंगे तो मईशत का जनाजा निकल जाएगा। ये नहीं माने और आखिर में मेरी बात सच साबित हुई। मैंने पूछा, और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात क्या हुआ था? ये हंसकर बोले, टेलीफोन आए थे, मैंने काबीना से साइफर को डी क्लासिफाइड करने का ऑर्डर लिया, एंकर से मिला और वजीर आजम हाउस के अंदर आ गया तो मेरे साथियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। हमारे स्पीकर असद कैसर की कांपे टांग रही थी, इनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैंने इसे कहा, खड़े रहो, कुछ नहीं होता, लेकिन इसके असाब जवाब दे गए थे और इसका कहना था अदालतें खुल गई हैं, एम्बुलेंस और जेल की गाड़ियां आ गई हैं और मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। यूं हमारा स्पीकर एक कॉल पर ढेर हो गया और अदम एतमाद कामयाब हो गई, वरना हमने असेंबली की कार्रवाई 4 दिन तक घसीटने का फैसला किया था। मैंने इनसे पूछा, आप अब आगे क्या देख रहे हैं? ये हंसकर बोले, हमने अगर इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। मैंने पूछा, आपकी नज़र में कोई वे फॉरवर्ड, कोई रास्ता? इमरान खान ने हंसकर जवाब दिया, सिर्फ एक ऑप्शन, आप नए इलेक्शन करा दें, फ्रेश मैंडेट ही मुल्क को बचा सकता है। इस हुकूमत के बस की बात नहीं, ये मुल्क को हर गुजरते दिन पीछे से पीछे ले जाएगी। आप बांग्लादेश को देख लें, ये कहाँ था और ये आज कहाँ पहुँच गया। इंडिया 90 की दहाई में कहाँ था और आज ये कहाँ आ गया, जबकि हम कहाँ थे और हम आज कहाँ आ गए हैं। लेकिन हमें शर्म भी नहीं आती। मैंने पूछा, मुल्क को ट्रैक पर वापस कैसे लाया जा सकता है? इमरान खान ने सीने पर हाथ रखकर कहा, सिर्फ एक चीज़ से, अगर सारी नाकामियां और बदनामियां वजीर आजम की झोली में आ रही हैं तो फिर इख्तियार भी इसके पास होना चाहिए। हम जब तक वजीर आजम को बेइख्तियार रखेंगे, इसे बदनामियां जमा करने पर लगाए रखेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क चल नहीं सकेगा। मैंने पूछा, आप इस सूरत हाल का जिम्मेदार किसको समझते हैं? इमरान खान ने पूरे जोश से जवाब दिया, सिर्फ एक शख्स को, और हमारी मीटिंग खत्म हो गई।